संजय की पैदाइश और परवरिश मुंबई में ही हुई थी। में गए थे। शाम की बस पकड़ के गोविंद को साथ लेकर संजय गांव के लिए निकल पड़ा। तकरीबन 12 घंटे का रास्ता तय करके एमपी बॉर्डर के पास अपने गांव पहुंचा तो सुबह के कुछ 5:30 बजे थे। इधर उधर पूछता हुआ ढूंढते ढूंढते अपने गांव के घर भी पहुंच गया। संजय के गांव के इस घर में कोई नहीं रहता था। दरवाजे पर बड़ा सा जंग लगा एक ताला लटका था, जो ईंट से 3-4 बार मारने से ही टूट गया। दरवाजा बहुत ही डरावनी सी एक चरमराने की आवाज के साथ खोला। घर के बीचों बीच बने आंगन में सामान रखे संजय और गोविंद छत पर गए। वहां जाके संजय ने देखा गांव की खूबसूरती कहीं किसी और नहीं थी। खेतों की जगह बड़े बड़े मैदान थे, जहां फसलों की जगह बड़ी ऊंची घास लहलहा रही थी और कहीं कहीं इक्का दुक्का औरतें अपने छोटे बच्चों को संभालती दिख रही थी, जो रह रह के छत पे संजय और गोविंद को देखती और घूंघट फेर कर बच्चों को खींचते हुए घर के अंदर ले गई। छत के दूसरे कोने पे गए तो दोनों ने थोड़ी दूर एक बड़ी सी हवेली जैसा मकान देखा, लेकिन वो किसी के रहने के लिए तो हो ही नहीं सकता था। पूरे मकान के किसी भी ओर कोई खिड़की नहीं दिख रही थी और कोई सपाट छत भी नहीं था। 4 बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें और पीछे की लंबी दीवार से सामने की चपटी दीवार तक ढलान वाली छत, जिसपे बरसात का पानी तो क्या, कोई आदमी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। और उसी छत वाली दीवार पे थे बड़े बड़े रोशनदान, जिनसे अंदर रोशनी जा सकती थी। अपने ही गांव में इतना सब कुछ अजीब देखकर संजय का शक थोड़ा और मजबूत हुआ। उसने इंटरनेट पर ढूंढने की सोची तो पाया कि उसका गांव एक भूतिया गांव के नाम से मशहूर है, जहां कोई भी लड़का 15 साल की उम्र के बाद नहीं रहता। उन लड़कों को घर वाले खुद बाहर भेज देते हैं। संजय ने जिंदगी में ऐसी बकवास ना तो कभी पढ़ी थी और ना किसी के मुंह से सुनी थी। उसने यह आर्टिकल गोविंद को भी पढ़ाया और दोनों ने सोचा दिन में घर की थोड़ी सफाई करके आराम कर लिया जाए और रात को देखें कहां और कौन सा भूत है। और शुरुआत उसी एक अजीब मकान से करेंगे जो उन्होंने अपने घर की छत से देखा था। दिन दोपहर सब कुछ बीता और किसी गांव के लिहाज से एक सीधी चीज वहां भी दिखी कि अंधेरा होते के साथ ही सब अपने अपने घरों में बंद हो गए। पूरे गांव में वैसे भी सचमुच सिर्फ बच्चे, औरतें और बूढ़े ही थे। दोनों घर से निकले तो बाहर निकल के पीछे वाले मकान के पास गए और पेड़ों के झुरमुट के पीछे उस मकान के बड़े से लोहे के दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा एक चौकीदार बैठा था, शायद बीड़ी पीता हुआ। उससे संजय ने पूछा, क्या चाचा,
सुना है बड़े भूत प्रेत रहते हैं यहाँ। इस मकान में भी भूत प्रेत है क्या? उस बूढ़े इंसान ने बीड़ी का एक लंबा सा कश खींच के धुआं इन दोनों के मुंह पे छोड़कर ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, ये जन्नत है, जन्नत बाबूजी। अंदर खूबसूरती का बाजार लगता है रोज रात, जहाँ आने से लोग कतराते हैं। इसीलिए भूत प्रेत की कहानियां सुना के अफवाहें फैलाते हैं। आपके बंबई में आपको वो नहीं मिलेगा जो यहाँ हमारे पास है। जन्नत देखना चाहेंगे? संजय और गोविंद एक पल को कमजोर पड़ गए। उस मकान का दरवाजा खुला, दोनों अंदर गए और उस रात पैसे खर्च करके उन्होंने भी उस बूढ़े की बताई जन्नत की सैर कर ली। जब सुबह दोनों की आंख खुली तो पाया कि बड़े बड़े रोशनदानों के कांच से छान के आने के बावजूद चिलचिलाती गर्म धूप उनके बदन को जला रही थी। उठकर दोनों ने देखा कि कल रात जहां खूबसूरती का बाजार लगा था, वो मकान पूरा का पूरा इस वक्त खाली पड़ा था। बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें और 4 दीवारी से लगे हुए कमरे 3 माले तक थे। सारे कमरे खाली पड़े थे। कमरों के दरवाजे टूटे हुए और पुराने थे। कई जगहों पे पूरी की पूरी दीवार कालिक से सनी हुई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था दोनों को, क्योंकि बाहर भी निकलते तो कैसे। कल की रात जिस बड़े से लोहे के दरवाजे से वो अंदर आए थे, उस दरवाजे को उन्होंने इस पूरे मकान में ढूंढ लिया, लेकिन वो दरवाजा कहीं नहीं मिला। काफी देर तक दोनों चीखते चिल्लाते रहे कि कोई आवाज सुन के ही मदद करने को आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों अब बस रात का इंतजार करने लगे कि शायद रात होते ही कोई न कोई जरूर आएगा। पूरा दिन कट गया। भूखे प्यासे दोनों वहीं इधर घूम घूम के गर्मी से परेशान होकर आखिरकार एक कोने में पड़े रहे। शाम हुई तो एकदम से दिन भर की भून डालने जैसी गर्मी अचानक बिल्कुल ही कट गई और अंदर माहौल ठंडा हो गया। एक खुशबू कहीं से तो आने लगी दोनों को। खुशबू किसी देसी इत्र की थी। ढूंढते ढूंढते संजय और गोविंद एक गलियारे से होते हुए आखिरी कमरे में पहुंचे तो दरवाजा जरा सा खोलकर झांक के देखा। अंदर एक औरत पीली साड़ी में, बालों में फूलों का गजरा लगाए, आईने के सामने बैठ के सच संवर रही थी। संजय अंदर गया और उनके पीछे जाकर खड़ा हुआ तो संजय ने जो देखा वो सच नहीं हो सकता था, क्योंकि संजय खुद को आईने में देख पा रहा था, लेकिन आईने के ठीक सामने बैठी उस औरत को वो उस आईने में नहीं देख पा रहा था। इससे पहले कि संजय कुछ करे, वो औरत पलट के संजय से बोली, आप बाहर रुकिए, मैं बुलाती हूँ आपको। संजय को पता नहीं क्या हुआ, किसी शांत बच्चे की तरह चुपचाप सर को झुकाए बाहर जाकर वो खड़ा हो गया। गोविंद उससे पूछता रहा कि आखिरकार हुआ क्या, अंदर कोई था या नहीं, बाहर कैसे निकले। लेकिन संजय कुछ बोले तब तो कुछ हो,
कुछ देर ऐसे ही चीखने चिल्लाने के बाद जैसे संजय को बेहोशी से होश आया हो, वो एक बार फिर दरवाजे को खोलकर अंदर देखने की कोशिश करने लगा तो उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कहा था ना, चुपचाप बाहर खड़े रहो। और उसे एक जोर का धक्का लगा। संजय अंदर कमरे में गिरा और उसके पीछे दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो गया। दरवाजे के बंद होते संजय के सामने एक बार फिर था वही आईना। वो उस आईने की ओर एक बार फिर बढ़ा, लेकिन इस बार संजय खुद को भी आईने में देख नहीं पा रहा था। उसने अपना हाथ उस आईने की ओर बढ़ाया उसे छूने के लिए, तो जैसे ही संजय का हाथ उस शीशे से छुआ, ऐसा लगा जैसे उसका हाथ खींचकर किसी ने जोर से शीशे के अंदर उसे घसीटने की कोशिश की। शीशा एक जोर की आवाज से टूटा। संजय जमीन पर गिर पड़ा। माथे पे उसे बहुत जोर की चोट आई थी। कराहता हुआ संजय जब पलटा तो उसने देखा कि उसके जमीन पर पड़े खून की बूंदों से उस शीशे पर अपने आप लिखता गया, तुम्हारी गलती तो नहीं है, लेकिन सजा तुम्हें भी मिलेगी। संजय तुरंत उठकर वहां से बाहर भागा, लेकिन दरवाजा बंद पड़ा था। दरवाजा खींच खींच के खोलने की पूरी कोशिश करता रहा। टूटे सर में दर्द उसे होता रहा, खून बहता रहा और दूसरी ओर से गोविंद भी खटखटाता चीखता रहा, लेकिन गोविंद चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। किस्मत शायद संजय को आज बचा रही थी। उसने ऊपर देखा, दरवाजे की चिटखन लगी हुई थी। उसके चिटखन को खोलते ही गोविंद उस पर चीखने लगा, तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? मैं 10 मिनट से खटखटा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। संजय तो जैसे आसमान से गिरा। उसे तो लग रहा था जैसे वो करीबन 1 घंटे से अंदर बंद था, लेकिन वो सिर्फ 5 से 10 मिनट ही वहां था। गोविंद को हड़बड़ाते और हाँफते हुए संजय ने पूरी बात बताई और दरवाजा खोलकर पीछे मुड़ के दिखाया तो संजय का चेहरा एक बार फिर हैरानी के आलम में दिखने लगा था, क्योंकि ना ही कहीं खून था, ना ही शीशा था जो फूटा हुआ हो। इतना सब कुछ देखने के बाद गोविंद ने कहा, मैं कब से तेरे पीछे पीछे आ रहा था, तुझे पुकारे जा रहा था, लेकिन तुझे कुछ सुनाई दे रहा था कि नहीं? बस अंधाधुंध चले जा रहा है। और क्या है क्या उस कमरे में जो वहां गया था तू? यहाँ से निकलने की सोचने के बजाय तू पता नहीं क्या कर रहा है। संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। वो गोविंद को पकड़कर रोने लगा और रोते ही रोते उसने कहा, भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। पापा हमेशा यहाँ की बात टाल जाते थे। जब कभी मैंने यहाँ आने की बात कही वो टाल गए और मैं अपनी जिद की वजह से यहाँ फंस गया। इसे तो यार भूत बंगला है, ये तो भूत बंगला है यार। संजय की आंखें आंसुओं से भरी थी और खुद को कोसता जा रहा था कि क्यों यहाँ आने का फैसला किया उसने। लेकिन अब क्या, अब तो फंस चुके थे यहाँ। लेकिन गोविंद शायद अभी भी कोई उम्मीद लगाए हुए था। वो संजय पे चिल्लाते हुए बोला, चाहे कुछ भी हो जाए संजय, मैं यहाँ से निकल के रहूंगा। मैं जीना चाहता हूँ। तेरी बेवकूफी की वजह से मैं मरना नहीं चाहता।
गोविंद की बात खत्म ही हुई थी कि संजय अचानक पागलों की तरह हंसने लगा और फिर एक बदली हुई आवाज में उसने कहा, ऐसे ही लोगों से तो नफरत है हमें जो दोस्त बनने की बात करते हैं और दोस्त को नरक में ढकेल देते हैं। और तू अभी अपने दोस्त संजय को छोड़ के भागने की सोच रहा है। संजय ये बोलते बोलते ही गोविंद पर चढ़ बैठा, उसे पूरी तरह से मारने लगा। गोविंद वैसे ही कमजोर था, इतनी मार झेलता भी कैसे, रोता चिल्लाता एकदम से निढाल सा हो गया और हाँफता हुआ किसी तरह खुद को संजय के हाथों से छुड़ा के खांसते खांसते सांस लेने की कोशिश कर ही रहा था जब एकदम से किसी जानवर की तरह संजय ने उछल के गोविंद की छाती पर एक लात मार के उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके बाद उसकी छाती पे बैठ के पागलों की तरह उसे मारते मारते जब खुद थक गया तो उसका गला इतनी जोर से दबाया कि गर्दन की हड्डी सांस घुटने से पहले ही टूट गई और कमजोर गोविंद ने वहीं पर दम तोड़ दिया। उसके मरते ही संजय होश में आया। उसने कहा, गोविंद उठना भाई, उठना, एक दरवाजा हो रहा, मिल गया मुझे दरवाजा दिख रहा है, चलना गोविंद, गोविंद चल रहा है भाई। लेकिन गोविंद मर चुका था, उसे अब किसी दरवाजे की जरूरत नहीं थी। संजय यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया और वो इतना बेकाबू कैसे हो गया था। संजय ने सोचा कि यहां से निकल के मदद बुलानी पड़ेगी। वो उस वक्त दिख रहे उसी दरवाजे की ओर भागा और दरवाजा खोल के सीधा बाहर की ओर भागा। लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कई सारी औरतें वहीं बाहर बैठी हैं और रोई जा रही हैं। इतना बुरा रोना, इतना दर्द भरा रोना कभी संजय ने सुना नहीं था। संजय ने उस भीड़ को देखा और फिर पलटकर वापस घर के अंदर देखा जहां गोविंद की लाश कुछ देर पहले तक पड़ी थी। वहां अब कल रात जैसा ही रंगीन रोशनियों वाला समा था और बाहर ये दिल को निचोड़कर आंखों से आंसू निकाल देने वाला रोना धोना। संजय भीड़ को चीरता हुआ वापस अंदर गया और भीड़ के बीचों बीच पहुंचा तो उसने देखा कि एक 14 या 15 साल की बच्ची को घेर के सारी औरतें बैठी थी और एक औरत जो शायद उस बच्ची की मां थी, वो दहाड़े मार मार कर रोई जा रही थी और रोते रोते अचानक वो चुप हो गई। अपनी आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए संजय को देखते हुए खड़ी हुई और संजय की गले को उसने झपट्टा मार के पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे गले के अंदर उस औरत ने मुट्ठी में सारी नसें पकड़ रखी हो। मुंह तो सामने उस औरत का चल रहा था, लेकिन सुनाई एक अलग ही आवाज दे रही थी, उसकी अपनी आवाज। तू और तेरे जैसे मर्दों ने ही हम जैसी औरतों को बाजार का सामान बना दिया है। हमारी अपनी पहचान तो छोड़ आवाज भी नहीं है, इसलिए हमारा दर्द तू खुद ही बोलेगा, खुद ही सुनेगा और खुद देखेगा भी। तू संजय है ना, शेखर बाबू का बेटा। देख
देख तेरे बाप ने ये क्या किया है। मेरी 15 साल की उस बेटे ने मेरी 15 साल की बेटी को भी नहीं छोड़ा। जब मेरी बेटी नहीं मानी तो पहले जबरदस्ती की, फिर वो चीखी चिल्लाई तो उसे मार डाला। हम लड़कियों को दूर दराज से यहां काम का लालच देकर इस नर्क में लाके तेरे बाप ने बहुत पैसा कमाया है, लेकिन अब उस पैसे को छाती पर लेकर जाएगा क्योंकि उसका वारिस मेरी बेटी की तरह बिना जिए ही मरेगा। कोई हक नहीं है तुझे भी जीने का संजय। इतना कहते कहते ही वो औरत गुस्से और दुख में चीखने चिल्लाने लगी और बाकी की औरतों ने उस पूरे मकान को केरोसिन तेल से नहला दिया और आग लगा दी। और फिर एक बार होठ उस औरत के चले, लेकिन आवाज संजय की निकली। उस रात भी हम सब ने अपनी जिंदगी को ऐसे ही यहां पर आग लगाकर खत्म कर लिया था, और आज तेरी बारी है। उस रात सिर्फ हम लोग जलकर मरे थे, आज तू हमारे साथ जाएगा। हमारी कोई पहचान नहीं ना, हमारा कोई वंश नहीं ना, हमारी कोई जिंदगी नहीं ना। हमें ऐसे बनाने वाले तेरे बाप का वंश भी आज यहीं पर खत्म होगा। धू करके चलते उस मकान में वो औरत गले से पकड़ के संजय को एकदम अंदर ले गई, और संजय को उस तपती आग में वो लोहे का बड़ा सा दरवाजा चमकाता हुआ धीमे धीमे बंद होता दिखाई दिया।